हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनूप। अनूप परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से पॉलिटी का नेक्स्ट लेक्चर आके लेकर आ गए हैं। अभी तक हमने 11 लेक्चर जो हैं पॉलिटी के दे चुके हैं आप लोगों के लिए, और ये आपका 12th लेक्चर है। ठीक है, तो उसमें हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी यहीं पर है, इस पर है, इसी नाम से है, जिसमें आपको पीपीटी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। स्टडी विद अनूप में जाके आप जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे वीडियो आपको लगातार देखने के लिए, पाने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से जल्दी इसके साथ जुड़िए। और हमारा जो पूरा फोकस है, जो आगे आने वाला 15 तारीख और 16 तारीख को पीईटी 2022 है, कि उसको किसी भी तरह हर हाल में नेस्तनाबूद करना है, हमें तोड़ के छोड़ना है। ठीक है, मांझी द माउंटेन की तरह से, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो चलते हैं, आज की क्लास को फिर से स्टार्ट करते हैं नई एनर्जी के साथ। तो आज की जो क्लास है, आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ रिजर्व सीट्स फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द लोकसभा। यानी कि इनमें से कौन सा स्टेट है जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, रिजर्व सीट है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, एसटी के लिए। ठीक है, एसटी के लिए। तो ऑप्शन आपका ए दिया है आपका बिहार, ऑप्शन बी में है आपका राजस्थान, उत्तर प्रदेश, एंड ऑप्शन सी में है आपका मध्य प्रदेश, एंड ऑप्शन डी में है आपका गुजरात। तो मैक्सिमम सीट जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कहाँ पर रिजर्व है, तो वो आपका एमपी में है। क्यों है? क्योंकि मैक्सिमम जो शेड्यूल्ड कास्ट जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पर है, एसटी पॉपुलेशन भी कहाँ पर है, एमपी में। कहाँ पर है? एमपी में। ठीक है, और मिनिमम शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन कहाँ पर है आपका, तो वो है पंजाब में। कहाँ पर? पंजाब। पीवी लिखना होता है, पंजाब क्या, पंजाब पीवी। ठीक है। नेक्स्ट, अगर एमपी की बात करते हैं तो एमपी के चीफ मिनिस्टर कौन है, सीएम, जिनको मामा मामा के नाम से जानते हैं, तो क्या होना, शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहा गया कि हाउ मैनी, सेकंड जो क्वेश्चन है, हाउ मैनी सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट इन द लोकसभा। यानी कि कितनी सीट्स हैं जो शेड्यूल कास्ट की, यानी शेड्यूल कास्ट की जो एससी जिसे बोलते हैं, एससी बोलते हैं शॉर्टकट में, शेड्यूल कास्ट की जो लोकसभा में एलोकेटेड है, कितनी सीट्स एलोकेटेड है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपको दिया है 59 सीट्स हैं, ऑप्शन बी में है 69, ऑप्शन सी में आपका 79, ऑप्शन डी में आपका 84। तो कितनी सीट्स हैं आपकी एससी के शेड्यूल कास्ट की, तो वह है आपकी 84। लोकसभा में कितनी है, 80 सीट्स। ठीक है, पहले ओरिजिनली कितनी हुआ करती थी, ओरिजिनली 79 होती थी, फिर 79 के बाद इसको क्या बढ़ा दिया गया, इसको बढ़ा कर दिया गया 84 सीट्स हो गई। तो एक प्रेजेंट में कितनी सीट्स हैं लोकसभा में, तो 84 सीट हैं शेड्यूल कास्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, थर्ड आते हैं। हु होल्ड्स द पावर टू अपॉइंट द नॉमिनीज फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लोकसभा। अब कह रहे हैं कि इनमें किसके पास पावर होती है, जो पावर रखता है, जो अपॉइंट करता है नॉमिनी फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। ठीक है, तो ऑप्शन आपका दिया है माइनॉरिटीज कमीशन, ऑप्शन बी में है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी में है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड ऑप्शन सी में है, डी में है आपका वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो भी नॉमिनेशन का काम जितने भी आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, तो कौन करता है, इस आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। चाहे लोकसभा में नॉमिनेशन करना हो या फिर राज्यसभा में, जहां भी नॉमिनेशन का काम है वो कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि पार्लियामेंट में नॉमिनेशन कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो लोकसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की नॉमिनेशन कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो पहले अभी तक होते कितने थे, 2 मेंबर का नॉमिनेशन होता था। ठीक है, लेकिन ये क्या कर दिया गया है, 2019 में एक आया था 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 104वां यानी 104वां जो आपका संविधान संशोधन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 में, जिसके थ्रू क्या कर दिया गया था, ये जो नॉमिनेशन है इसको क्या कर दिया था, नॉमिनेशन को रिपील कर दिया गया था, रिपील कर दिया गया था, यानी कि हटा दिया गया था। और अब ये नॉमिनेशन क्या है, 2025 सितंबर 2020 के बाद इसको क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया। तो अब यानी कि अब नॉमिनेशन नहीं होगा। करता कौन था, अभी तक पावर रखता था, तो वो कौन थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। लेकिन अब क्या है, 104th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2019 का, उसका अब नॉमिनेशन अब नहीं होता है, अब वो नॉमिनेट नहीं करते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द प्रोविजन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, द प्रोविजन ऑफ फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट
हैज़ बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि जो नॉमिनेशन होता था असेंबली में, जो स्टेट की असेंबली में होती थी वहाँ भी नॉमिनेशन होता था, तो वहाँ पर कितनी सीट होती थी, 1 सीट होता था नॉमिनेशन। जहाँ पर अगर कोई भी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी रहती होगी तो 1 सीट का नॉमिनेशन कौन करता था, गवर्नर करता था। ठीक है, अभी जैसा कि जस्ट पहले क्वेश्चन में हमने देखा कि इसका नॉमिनेशन क्या हुआ गया है, रिपील कर दिया गया है। तो लेकिन अगर रिपील नहीं होता तो वो किस आर्टिकल में आता था, वो आर्टिकल आता था 333 में, यानी आर्टिकल 333 के अंडर जो होता था गवर्नर नॉमिनेट करता था, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एक एक एंग्लो इंडियन सीट नॉमिनेट करता था। और उसी तरह से ये क्या था, जो ये वाली है, यानी कि 331 किसके लिए था, लोकसभा में। लोकसभा में अगर एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करते थे किस आर्टिकल के तहत, तो 331 आर्टिकल के तहत लोकसभा में नॉमिनेट करते थे, और 333 के तहत स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन करता था, गवर्नर करते थे, और यहाँ पर प्रेसिडेंट करते थे। बट अब 2019 के बाद जो है बताया हमने कि जो रिपील हो गया 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, तो ये क्या है, नॉमिनेशन बंद हो गया है। ठीक है, यहीं पर आर्टिकल हम 330 की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि 330 आर्टिकल में जो होता है, शेड्यूल कास्ट के जो लोग होते हैं, यानी एससी जो पॉपुलेशन की जो रिजर्वेशन की सीट्स हैं, उनको किस आर्टिकल के तहत रिजर्व किया जाता है, तो जो 330 आर्टिकल के तहत है, तो इसमें लोकसभा में शेड्यूल कास्ट की सीट रिजर्व करी जाती है। तो कितनी अभी नॉमिनेट है बताया हमने, तो 84 सीट्स हैं। और अगर स्टेट असेंबली की बात करेंगे तो रिजर्व सीट किसमें है, असेंबली में किसके द्वारा होता है, तो गवर्नर के द्वारा किया जाता है। मतलब जो असेंबली का रिजर्वेशन है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात अगर करेंगे तो वो किसमें किस आर्टिकल के तहत है, तो वो है आपका 332 क्या है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 332 आर्टिकल। ठीक है, तो जरूर याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं, इसमें कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू द रेजिंग द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा टू द स्टेट टू बी इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट। यानी किस आर्टिकल या किस अमेंडमेंट के थ्रू क्या किया गया था कि जो नंबर ऑफ पीपल्स हैं, पहले जैसे मान लीजिए सीट्स थी हमारे पास, पहले 520 हुआ करती थी, फिर 525 हुई, 525 से क्या हो 545 हो गई। अब मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 552 हो सकती थी, जिसमें से क्या 2 अब रिपीट हो गई, तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 550। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जब इनिशियल में हमारे पास 525 सीटें थी, तो उनसे 545 कब की गई, किस आर्टिकल के तहत बढ़ाई गई हैं, तो किस अमेंडमेंट के थ्रू बढ़ाया गया है, तो ये है आपका ऑप्शन क्या दिया है, 7th और 31st जो अमेंडमेंट है इनके थ्रू क्या किया गया था, ये नंबर ऑफ सीट्स जो बढ़ाई गई थी लोकसभा में। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा राइट है, 70, ऑप्शन कौन सा राइट है आपका, सी, यानी 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ऑप्शन कौन सा है आपका, सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिफोर कंप्लीटिंग इट्स टर्म द लोकसभा कैन बी डिजॉल्व। यानी जो है इसका टर्म कंप्लीट होने से पहले लोकसभा को कौन डिजॉल्व कर सकता है, तो ऑप्शन ए दिया है, यानी कि जो लोकसभा है मान लीजिए, तो ये हम दोनों चीज़ों के लिए बता रहे हैं, लोकसभा के लिए भी और स्टेट असेंबली के लिए। स्टेट असेंबली, लोकसभा विद स्टेट असेंबली की बात कर रहे हैं। तो लोकसभा के भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, तो लोकसभा किसके तो कब कैसे बिफोर कंप्लीशन कब की जा सकती है, तो ऑप्शन ए दिया बाय डिस्क्रिशन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी जो आपके जो प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर है उसके थ्रू। ऑप्शन बी में दिया बाय डिस्क्रिशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर के थ्रू, एंड ऑप्शन सी दिया बाय डिस्क्रिमिनेशन ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा, एंड ऑप्शन डी है आपका बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो जो लोकसभा है उसको कैसे रिमूव यानी रिपील या डिसॉल्व की जा सकती है, तो उसे किसके थ्रू करते हैं, प्रेसिडेंट ही करते हैं, लेकिन किसकी रिकमेंडेशन पर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन पर। ठीक है, अगर सिमिलर इसी काइंड में क्या हो, स्टेट असेंबली की बात करते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें कौन करता है रिपील, कौन करेगा, डिसॉल्व कौन करेगा, तो वो आपका गवर्नर ऑफ स्टेट करेगा, कौन, गवर्नर जी करेंगे, और किसके रिकमेंडेशन पर, चीफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पर। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा, इसलिए हम पैरेलल लेके चल रहे हैं ताकि आपको इसी के साथ साथ, क्योंकि टाइम के बीइंग कंस्ट्रेंट होने के साथ साथ है, तो इसलिए हम दोनों चीज़ों को एक साथ देख रहे हैं कि जहाँ पे अगर लोकसभा डिसॉल्व होती है तो लोकसभा को प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन कौन से रिकमेंड करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सेम काइंड ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं तो गवर्नर उसको डिसॉल्व करते हैं किसके रिकमेंडेशन पर, चीफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पर। ठीक है, सीएम के रिकमेंडेशन पर, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग।
द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी नॉमिनेट 2 मेंबर्स इन द लोकसभा टू गिव रिप्रेजेंटेशन। अभी जैसे हमने बताया थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि एंग्लो इंडियंस के 2 मेंबर्स को लोकसभा में नॉमिनेट करते थे और स्टेट असेंबली में क्या एक मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है गवर्नर के थ्रू। तो इसमें बोला गया 2 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं कहाँ पर, लोकसभा में। तो किस किस कम्युनिटी के मेंबर्स को नॉमिनेट करते थे, लेकिन अब नहीं करते हैं, अब नहीं करेंगे आगे। अगर आगे जो अभी आपका इलेक्शन होगा 2026 में, ठीक है, तो उसमें क्या होगा 2024 में, सॉरी, तो वहां पर क्या होगा, उस पर नहीं किया जाएगा। 2019 के बाद क्या कर दिया, उनको एंड कर दिया। तो किसका नॉमिनेशन अगर करते थे तो किसका करते थे, तो वह है आपका एंग्लो इंडियंस का, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कोरम ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा एज। तो कोरम का अगर पहले मीनिंग समझ लीजिए आप, होता क्या है। कोरम एक ऐसा टर्म है, इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी अगर काम होना है, ठीक है, तो मिनिमम जो प्रेजेंस आदमी की चाहिए, मिनिमम मेंबर्स रिक्वायर्ड होंगे। कोरम का मतलब है कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू रन द हाउस। ये तो क्या है, लिटरल मतलब मेन हो, रन द हाउस, ठीक है। यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड होंगे किसी हाउस को चलाने के लिए, तो वो कुछ बोलते हैं कोरम। तो कोरम होता कितना है आपका, अगर 1/10 होता है, 1/10 ऑफ 10th ऑफ टोटल मेंबर, यानी कि 1/10 में होंगे टोटल मेंबर के, किसके, यानी कि अगर 100 लोग होंगे तो मिनिमम कितने होने चाहिए, अगर 100 लोग हैं तो उसमें कितने चाहिए हमको, कम से कम 10 लोग होने चाहिए। वही लोग 10 लोग एटलीस्ट जब होंगे, यानी 100 का मेंबरशिप है तो मिनिमम कितने चाहिए हमको, 10, 1/10 कर दीजिए। अगर जैसे अभी असेंबली की बात करते हैं, यहाँ पर हाउस में हम लोग 545 की इलेक्शन होता है, ठीक है, 545 को 1/10 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 54.5। तो कितने मेंबर थे हमको, मिनिमम 55 लोग होने चाहिए, तभी हाउस क्या हो सकता है, वो रन हो सकता है, ठीक है। तो क्या ऑप्शन कौन सा सही है आपका, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और लीडर ऑफ और अपोजिशन कब रिकॉग्नाइज होता है, तो वहां भी हमें मिनिमम 1/10 ही चाहिए होता है। तो दोनों चीज में ध्यान रखेगा, जहाँ कोरम भी पूछा था 1/10 चाहिए, और लीडर ऑफ अपोजिशन भी चाहिए, कितने किस पार्टी का होगा जो लीडर ऑफ अपोजिशन, तो उसके लिए भी कितना चाहिए, 1/10 ही चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 9th नंबर पे कह रहे हैं सेशन ऑफ लोकसभा इज कॉल्ड फॉर एटलीस्ट, यानी कि जो लोकसभा का सेशन है, ठीक है, उसको एक बार में कितनी बार एटलीस्ट बुलाना पड़ेगा एक साल में। तो कितनी बार होता, हमें पता है कि सेशन क्या होना चाहिए, मतलब हर 6 महीने में, एवरी 6 मंथ पे कंडक्ट होना चाहिए, यानी कि जो असेंबली एटलीस्ट वंस मिलना चाहिए, एटलीस्ट 1 मीटिंग होनी चाहिए एक 6 महीने में, ठीक है, यानी कि हर 6 महीने में एक बार मीटिंग होनी चाहिए। तो साल की बात करेंगे तो 12 महीने होंगे, 12 मतलब क्या, कम से कम 2 बार हाउस को मिलना पड़ेगा। तो ऑप्शन क्या होगा, 2 टाइम्स इन अ ईयर। तो कम से कम कितनी बार हाउस को मिलना पड़ेगा, 2 टाइम्स मिलना पड़ता है। अगर अभी अपने इंडिया की बात करें तो होते कितने हैं, तो इंडिया में 3 सेशंस होते हैं। तो जो पहला होता है उसे क्या बोलते हैं, बजट सेशन। ये कब होता है, फरवरी में जो होता है, जहाँ पे बजट आता है, फरवरी, ठीक है। दूसरा होता है समर सेशन, ठीक है, या उसको बोलते हैं समर सेशन बोलते हैं, या रैनी सेशन जो बोला जाता है, ठीक है। और चौथा क्या होता है, तीसरा होता है आपका विंटर सेशन। शीतकालीन सत्र हो गया, और वर्षा ऋतु वाला सीन हो गया, और बजट हो गया। तो ये 3 बार एटलीस्ट मिलते हैं विंटर सेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग, इसमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उनको हमें देखना हुआ है। तो पहला कह रहा है कि इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एट सच प्लेसेस एज ही और सी थिंक्स फिट, यानी कि प्रेसिडेंट जो है उस हाउस को, सेशन को बुला सकते हैं, समन कर सकते हैं जहां पर उनको सही लगता है। तो एकदम सही बात है, प्रेसिडेंट यही क्या करते हैं, जो सेशन को बुलाते हैं, समन करते हैं, ठीक है। दूसरा कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द 3 सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इन द ईयर बट इट इज नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल 3। तो पहली बात तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में है कुछ ऐसा मेंशन ही नहीं है, मोस्ट ऑफ द चीज क्या है, डिस्क्राइब ही नहीं है कि कितने सेशंस होने चाहिए। उन्होंने बस ये बोला कि एटलीस्ट साल में क्या होना चाहिए, एटलीस्ट जो है एक 6 महीने में, एक हर 6 महीने में एक बार मिलना होगा।
तब साल में 2 बार, 2 महीने के पेयर होंगे, यानी कि साल में 2 बार एटलीस्ट मिलना होगा। तो इसलिए ऐसा कुछ डिस्कस नहीं किया गया, तो ये ऑप्शन क्या होगा, जो सेकंड है वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड कह रहे हैं कि देयर इज अ मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर। तो कह रहा है कि ऐसा कोई नंबर, मिनिमम ऑफ नंबर नहीं है कि कम से कम 5 दिन मिले या 10 दिन मिले। तो ये बिल्कुल सही बात है, उसमें मिनिमम ऐसा कोई डिसाइड नहीं कि हमें एक ही दिन मिलना है, चाहे कभी 2 दिन में मिलना है। तो कभी कभी आप देखते हैं कि 5 ही दिन का सेशन होता है, चाहे आप स्टेट असेंबली में देखिए, यूपी में इस बार का जो सेशन हुआ है सिर्फ 5 ही दिन का हुआ है। ठीक है, जो रैनी सेशन ये चल रहा था अभी, ठीक है। तो इसलिए अभी ऐसा कुछ मेंशन नहीं कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ डेज रहिए, क्योंकि अगर सेशन भी लंबा होता है तो भी कभी कभी देखते हैं आप डिसरप्शन होता है, तो हाउस में काम तो कुछ नहीं होता है, फिर भी क्या है, तो भी उसमें कुछ ऐसा नियम नहीं है। तो यानी कि पहला सही है आपका स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट सही है। तो इसमें करेक्ट ही पूछा गया है, तो ऑप्शन देखिए कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए में दिया ओनली 1, ऑप्शन बी में है ओनली 2, ऑप्शन सी में दिया 1 and 3 ओनली, एंड ऑप्शन डी में है 2 and 3 ओनली। तो कौन सही है, ओनली 1 and 3 ओनली। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन द लोकसभा कैन बी, यानी एक लोकसभा में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने हो सकते हैं। तो ऑप्शन आपका दिया है 540, ऑप्शन बी है 545, एंड ऑप्शन सी है आपका 550, ऑप्शन डी है आपका 555। तो अभी तक के जो कॉन्टेक्स्ट में था कि अभी तक कितने मेंबर हो सकते हैं, तो मैक्सिमम आपका 555 हो सकते हैं। इसके पहले भी अगर क्या था 552 भी हो सकता था, क्योंकि क्या होते थे 550 जो होंगे वो क्या होते थे, इलेक्टेड होते थे, और 2 क्या होते थे, नॉमिनेटेड, जो एंग्लो इंडियंस थे। लेकिन अब क्या है, ये एंग्लो इंडियंस वाले को रिपील्ड कर दिया, यानी खत्म हो गया ये चीज। तो कितने हो सकते हैं मैक्सिमम, तो आपका मैक्सिमम हो सकते हैं, तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं आप, 550। तो ये है बस। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर पता। अभी अगर प्रेजेंट की बात करें तो कितने मेंबर हैं आपके पास, 545 हैं, उसमें से 2 और घटा देंगे, क्या होगा, 543 मेंबर बचेंगे जिसमें इलेक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सिटिंग ऑफ हाउस ऑफ पीपल में बी टर्मिनेटेड बाई, यानी कि जो हाउस की सिटिंग है, यानी हाउस जैसे रन हो रहा है, तो उस हाउस की जो सिटिंग है उसको कब, क्यों, कैसे कैसे टर्मिनेट किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए में दिए एडजर्नमेंट के द्वारा, ऑप्शन बी में प्रोरोगेशन के द्वारा, ऑप्शन सी में डिसोल्यूशन के द्वारा, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो हाउस की सिटिंग को ये तीनों वर्ड से भी क्या किया जा सकता है, डिसरप्ट यानी टर्मिनेट किया जा सकता है। तो 2 चीज ध्यान रखिएगा आप, जो एडजर्नमेंट होता है, एडजर्नमेंट जो है आपका, एडजर्नमेंट किसके द्वारा होता है, स्पीकर के द्वारा करता है। हर साल जब भी कोई भी सेशन, जैसे आज सेशन हुआ और ये सेशन का दिन में खत्म हो गया, एंड हो गया, तो कौन क्या बोलेंगे उसे, हाउस इज एडजर्न, यानी हाउस का सेशन क्या हो गया, एडजर्न हो गया। नहीं, कौन करता है एडजर्नमेंट, वो स्पीकर करता है। अगर बात करें प्रोरोगेशन, किसकी बात करें हम, अगर प्रोरोगेशन की बात करते हैं, प्रोरोगेशन हुआ और डिसोल्यूशन हो गया, ये दोनों कौन करता है, ये प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट करते हैं। अगर डिसोल्यूशन हो गया तो क्या होगा, तो न्यू इलेक्शंस होंगे, यानी कि पूरे के पूरे जो इलेक्टेड मेंबर होंगे वो क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे और न्यू इलेक्शंस होंगे। अगर प्रोरोगेशन हुआ तो यानी कि क्या हुआ, एक सेशन एंड होगा, किसका, ये किसको दिखाता है, एंड ऑफ सेशन को दिखाता है। हाउस क्या हो, सेशन को, एंड को दिखाता है, उसे बोलेंगे प्रोरोगेशन। डिसोल्यूशन को बोलेंगे मतलब न्यू इलेक्शन वहां पे कंडक्ट होने पड़ेंगे। एडजर्नमेंट मतलब कि हर दिन की कार्रवाई होगी, और कार्रवाई के बाद हर दिन एक जो समय आएगा कि यहाँ आज का सेशन खत्म किया जाए, तो वो स्पीकर करेंगे, कौन को, उसके क्या बोलते हैं आपका, बोले जल्दी से, तो उसे बोलते हैं आपका स्पीकर, जो करेंगे तो उसे बोलेंगे एडजर्नमेंट। ठीक है, इसी तरह से होता है एडजर्नमेंट सेनेडाई। तो सेनेडाई मतलब कि अनिश्चितकालीन के लिए जो सदन है वो क्या कर देता है, स्थगित कर देता है, नहीं फिक्स डेट नहीं। जैसे अभी हाउस बोला जाए, आज बोला जाए सेशन 5 बजे खत्म हो गया, तो बोला जाएगा हाउस इज अर्जन टिल टुमारो 11 AM,
ऐसे बोला जाता, कभी आपने देखा हो राज्यसभा में संसद से अब उसका नाम बदल गया संसद टीवी, तो वहां पर कभी आप एक बार देखिएगा डिबेट की, कब जैसे पार्लियामेंट हाउस की जो बहस होती है, डिस्कशन होता है, उसका डायरेक्ट लाइव दिखाया जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या बोलते हैं, हाउस इज एडजर्न्ड। जब भी स्पीकर आते हैं या जैसे अभी लंच होता है बीच में, तो उसमें बोलते हैं हाउस इज एडजर्न्ड टिल 2 PM, यानी हाउस 2 बजे तक क्या होगा के लिए स्थगित किया जाता है। उसके बाद 2 बजे सब फिर मीट करेंगे, या नेक्स्ट टाइम के नेक्स्ट डे के लिए होगा तो वहां पे बोला जाएगा टिल नेक्स्ट टुमारो 11 AM तक, ऐसा। अगर जहाँ पे क्या डिसाइड ही ना होगी, पता नहीं, बस सर बोले हाउस इज एडजर्न्ड, तो एडजर्न हुआ तो उसे बोलेंगे एडजर्नमेंट सिने डाई बोला जाता है, कि हाउस की जो फिक्स डेट नहीं कि कब तक के लिए एडजर्न हुआ है, यानी सदन का स्थगन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 13th क्वेश्चन है, इसमें कहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑथराइज टू प्रोरोग द सेशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। तो प्रोरोग अभी जैसे हमने बताया, प्रोरोग, डिजोल्यूशन, ये सब किससे कौन करता है, आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन कौन सा आपका इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अटॉर्नी जनरल की बात करें तो किस आर्टिकल में आता है, ये 76 में। हाईएस्ट क्या होता है, लॉ ऑफिसर होता है। ठीक है, स्पीकर किसका चाहिए, जो रन करता है ये हाउस, लोकसभा को रन कर सकता है, रन करता है कौन करता है, स्पीकर, यानी मेंटेन करता है डिकोरम, रूल्स एंड रेगुलेशंस की कमेटी का जो होता है ये क्या, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो होती है उसकी चेयरमैन भी चेयरमैनशिप इनके अंदर होती है। और स्पीकर ही क्या करता है, कास्टिंग वोट करता है। कास्टिंग वोट पता होना चाहिए, पता है आपको कास्टिंग वोट क्या होता है। कास्टिंग वोट जैसे मान लीजिए एक है ये क्या, गवर्नमेंट वाला एरिया है, गवर्नमेंट वाले लोग हैं, और नॉन गवर्नमेंट, जिसे बोलेंगे पक्ष, और ये भी पक्ष है मान लीजिए। तो पक्ष वालों ने वोट दिए, 100 वोट इसने हो गए, और विपक्ष वालों को भी 100 वोट हुए। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जब वोट ऑफ टाई हो गया तो कोई हाउस में बिल तो पास नहीं होता। इस केस में जब स्पीकर को फिर वोटिंग करनी पड़ेगी, अगर वो यहाँ वोट देगा तो हाउस बिल पास होगा, और यहाँ कर देगा तो हाउस क्या होगा, बिल फेल हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं, इस तरह के जो कंडीशन में जब वोट देगा तो उसे बोलेंगे कास्टिंग वोट। तब यहाँ पे स्पीकर वोट करता है, इसे कहेंगे कास्टिंग वोट। ठीक है, कास्टिंग वोट क्या होता है, जब टाई होगा वो तभी होता है, और हमेशा, इसलिए स्पीकर कभी जनरली वोट नहीं करते हैं। ठीक है, किसी भी बिल को पास करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन जनरल इलेक्शन 2009 द इलेक्शन फॉर 543 लोकसभा कंस्टिट्यूंसी वाज हेल्ड, यानी कि जो 2009 के इलेक्शन हुए थे जनरल इलेक्शन, यानी लोकसभा के इलेक्शन बाद, जनरल इलेक्शन का मतलब ये लोकसभा इलेक्शन होते हैं, तो फॉर 543 लोकसभा सीट्स के लिए हुआ था। आउट ऑफ दीज हाउ मैनी लोकसभा कंस्टिट्यूंसीज आर फ्रॉम द स्टेट, यानी कि इनमें से कितनी जो सीट्स हैं वो किसके लिए हैं, स्टेट से आती हैं। ठीक है, मतलब देखिए स्टेट भी पार्ट में होंगे और यूटीज होती हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं तो जो कितनी सीट्स हैं वो स्टेट के यहाँ से मतलब इलेक्ट होकर आती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपको दिया 525, ऑप्शन बी में है 528, एंड ऑप्शन सी में है आपका 530, एंड ऑप्शन डी में आपका 532। तो कौन कितनी सीट्स आती हैं स्टेट के इलेक्शन से, स्टेट के थ्रू, तो वो आती हैं स्टेट से 530, यानी कि 530। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। द यूनियन टेरिटरीज गेट रिप्रेजेंटेशन इन, यानी कि यूनियन टेरिटरी जो है वो कहाँ कहाँ रिप्रेजेंटेशन उनको मिलता है। द यूनियन टेरिटरी गेट रिप्रेजेंटेशन इन, तो ऑप्शन ए दिया लोकसभा में, ऑप्शन बी में राज्यसभा है, ऑप्शन सी में आपका हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ द। तो कहाँ, बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे दिल्ली है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, दिल्ली की अगर बात करें तो 7 सीट्स कहाँ पर हैं आपकी, लोकसभा की 7 सीटें हैं दिल्ली में। और अगर राज्यसभा की बात करें तो 3 सीट्स हैं कहाँ पर, राज्यसभा की। तो देख रहे होंगे कि यूनियन टेरिटरी राज्य मतलब लोकसभा में भी है, यहाँ पर देख पा रहे हैं, और राज्यसभा में भी है, यानी कि दोनों हाउस में क्या है, रिप्रेजेंटेशन उनका रहता है यूनियन टेरिटरीज का। ठीक है, ये तो एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने बताया कि दिल्ली में देखिए 7 होती हैं जो लोकसभा की हैं, और 3 है आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्यसभा की लेजिस्लेटिव काउंसिल की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। कह रहे हैं द टर्म लोकसभा, जो टर्म ऑफ द लोकसभा है, ऑप्शन ए है कैन नॉट बी एक्सटेंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, यानी कि टर्म का मतलब क्या, टेन्योर आप यहाँ पर सोच लीजिए कि एक लोकसभा का इलेक्शन हुआ और उसका टर्म क्या बढ़ाया जा सकता है और क्या घटाया जा सकता है, दिया गया स्टेटमेंट में। तो ऑप्शन पूछ रहा है कैन नॉट बी एक्सटेंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांस, यानी कि किसी भी कंडीशन में क्या कर सकते हैं, हटाया नहीं जा सकता, बढ़ाया नहीं जा सकता, एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी में है कैन बी एक्सटेंडेड बाई 6 मंथ
एट टाइम, यानी कि एक बार में क्या बढ़ा, एक बार में मैक्सिमम कितना 6 महीनों तक बढ़ाया जा सकता है, ये कह रहा है। सेकंड की बात करते हैं, अगर दूसरे में कह रहा है कि कैन बी, ऑप्शन सी में है, कैन बी एक्सटेंडेड बाई 1 ईयर एट अ टाइम ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, यानी कि एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है जब कभी क्या, जब कोई इमरजेंसी लगी हो, प्रोक्लेमेशन हो गया हो, यानी इमरजेंसी लगी हुई हो। तो ऑप्शन सी है। ऑप्शन डी में दिया है कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 2 ईयर एट अ टाइम ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ एनर्जी इन इमरजेंसी, तो अगर इमरजेंसी की सिचुएशन होगी तो केवल एक बार में 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जाता है। 1 ईयर एट अ टाइम, यानी एक बार 1 साल के लिए एक बार में किया जा सकता है, कितने, 1 साल के लिए। तो किसके लिए प्रोक्लेम, अगर नेशनल इमरजेंसी या कोई भी इमरजेंसी प्रोक्लेम हुई होगी, तो ऑप्शन कौन सा आपका, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज टू द लोकसभा, ठीक है। अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन कहाँ से आता है, मैक्सिमम नंबर कितनी सीट्स जो है लोकसभा, जैसे अभी बताया था कि 530 कहाँ से आती है, स्टेट से आती थी, और 520 सीट्स कहाँ से आती थी, यूटीज की आती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मैक्सिमम पूछा गया इसलिए बता रहे हैं कि मैक्सिमम सीट कितनी है, 550 सीट हो सकती हैं, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टेट्स में से 530 आएंगी और 20 से आएंगी आपकी यूटीज से, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा, आंसर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आफ्टर उत्तर प्रदेश द हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स हैव बीन एलोकेटेड, यानी उत्तर प्रदेश के बाद, यानी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हाईएस्ट सीट्स हैं लोकसभा की, और उसके बाद कह रहे हैं कि किस स्टेट में हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स एलोकेटेड हैं। तो ऑप्शन ए की बात करें हम लोग तो आंध्र प्रदेश दिया, ऑप्शन बी में है आपका बिहार, ऑप्शन सी में है आपका महाराष्ट्र, एंड ऑप्शन डी में है आपका वेस्ट बंगाल। तो उत्तर प्रदेश के जो मैक्सिमम, उत्तर प्रदेश के बाद जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट किसको आती हैं, तो वो है आपका महाराष्ट्र। कितनी सीट्स आती हैं महाराष्ट्र में, 48 सीट आती हैं लोकसभा की। उसके बाद अगर बात करते हैं तो बिहार में कितनी आती हैं, 40 सीट्स आती हैं। और अगर यूपी पर यही बात कर लेते हैं तो यूपी में कितनी 80 सीट आती हैं लोकसभा की, और 31 सीट्स आती हैं किसकी, राज्यसभा की। और महाराष्ट्र की बात करें तो कितनी आती है, 19 सीट्स आती हैं इसमें राज्यसभा की, और 48 सीट आती हैं लोकसभा की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इन इलेक्शन इन इंडिया विच स्टेट हैज द इन इंडिया विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा। अभी बताया हमने यूपी है, कितना है राज्यसभा, लोकसभा में 80 सीट्स हैं, और राज्यसभा में कितनी है आपकी 31 सीट्स हैं। लोकसभा में क्या होता है, ये लोकसभा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन। यहाँ ये किसकी है, राज्यसभा की है, तो यहाँ पे क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। अगर एरिया वाइज अगर आप देख लीजिए सबसे टॉप के कितने होते हैं, तो पहला क्या है आपका राजस्थान है, दूसरे पे क्या है एमपी है, तीसरे पे क्या है महाराष्ट्र, और चौथे पे क्या है यूपी। लेकिन सीट सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, यूपी में। पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, यूपी में। ये जरूर याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स 2 मेंबर ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड, यानी इनमें से जो भी स्टेट्स दिए गए हैं उनमें से कौन से स्टेट्स हैं जहां पर 2 लोग क्या हैं, इलेक्टेड हैं, 2 मेंबर लोकसभा के इलेक्टेड हैं। तो ऑप्शन आपका ये दिया है त्रिपुरा, ऑप्शन बी में है आपका मिजोरम, ऑप्शन सी में है आपका नागालैंड, ऑप्शन डी में आपका सिक्किम। तो 2 लोकसभा के मेंबर कहाँ से हैं, वो हैं आपके त्रिपुरा से। कहाँ से हैं, त्रिपुरा से है, ठीक है। और भी अगर बात करें तो कहाँ कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश से भी हैं, 2 आते हैं। अरुणाचल हो गया आपका, मेघालय हो गया, अरुणाचल हो गया, मेघालय हो गया, और भी है मणिपुर, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर। तो यहाँ से कितनी की, और त्रिपुरा तो है ही, तो यहाँ से कितने कितने लोग आते हैं मेंबर। तो लोकसभा की कितनी सीट्स हैं यहाँ पर, 2 हैं। लेकर सिक्किम की बात करें तो 1 लोकसभा सीट है, कितनी है, 1 लोकसभा सीट है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा वाज हेल्ड इन, यानी कि जो लोकसभा का जनरल इलेक्शन पहला कब हुआ था, तो ऑप्शन आपका ए दिया है
1949, ऑप्शन बी में है 1952 एंड ऑप्शन सी में है आपका 1950, ऑप्शन डी में है आपका 1954। तो कब हुआ था जनरल इलेक्शन? 1952 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक इलेक्शन अगर बात करते हैं एग्जैक्टली क्या से बात करें तो इसको बोला जाता है 1951 में लास्ट में स्टार्ट हुआ था और 52 में जो आपकी विधानसभा बनी थी। तो अगर पहली बार जो फर्स्ट जो हमारी वो मिली थी लोकसभा, पहली लोकसभा कब बनी थी? तो 15 मार्च यानी 15 मार्च 1952 को पहली बार जो हमारी जो लोकसभा बनी थी वो पहली बार कब बनी थी? 15 मार्च 1952 को, यानी 15 मार्च 1952 को पहली लोकसभा हमारी बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु इज द लीडर ऑफ द लोकसभा, यानी लोकसभा का जनरली लीडर कौन होता है? ऑप्शन आपका ए दिया प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है आपका स्पीकर एंड ऑप्शन डी दिया है आपका नन ऑफ द अबव। तो लीडर ऑफ लोकसभा कौन होता है? वो आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, लीडर ऑफ लोकसभा यानी लोकसभा का जो लोकसभा जो सदन है उसका नेता कौन होता है? तो वो प्रधानमंत्री जी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट, एरिया वाइज बोल रहे हैं, लार्जेस्ट बताना है, लार्जेस्ट लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी एरिया वाइज। ठीक है, तो ऑप्शन आपका दिया है कांगड़ा, ऑप्शन बी है आपका लद्दाख एंड ऑप्शन सी दिया है कच्छ, ऑप्शन डी दिया है भीलवाड़ा। तो एरिया वाइज जो लार्जेस्ट कंस्टिट्यूएंसी है वो कौन सी है आपकी लोकसभा की? तो वह है आपका लद्दाख। अगर स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंसी कहेंगे तो कौन है आपकी? याद होना चाहिए आपको, कौन है? चांदनी चौक। चांदनी चौक कहाँ पर है आपकी? दिल्ली में। जो लास्ट विधानसभा थी 2019 2014 से लेके 19 वाले में, तो उसमें कौन थे? जो वहाँ के जो चांदनी चौक से ही वो समय जो कौन थे आपके हेल्थ मिनिस्टर, तो वो हेल्थ मिनिस्टर वहीं से कहाँ से इलेक्टेड थे? वो चांदनी चौक लोकसभा से इलेक्टेड थे। तो सबसे छोटी कंस्टिट्यूंसी कौन सी है? चांदनी चौक है, वो कहाँ पर? दिल्ली में है। और सबसे बड़ी कौन सी है? वो लद्दाख रीजन में। एरिया वाइज की बात हो रही है सब जगह। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज इलेक्टेड बाई, यानी जो स्पीकर है उसको इलेक्ट किया जाता है किसके द्वारा? ऑप्शन ए दिया ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऑप्शन आपका बी दिया है पब्लिक डायरेक्टली, यानी लोगों के द्वारा लोग डायरेक्ट चुना जाता है कह रहे हैं, ऑप्शन सी है ऑल मेंबर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन डी है आपका मेंबर ऑफ द पार्टीज इन द मेजॉरिटीज। तो ऑल मेंबर ऑफ लोकसभा है जो स्पीकर इलेक्शन करते हैं, यानी स्पीकर को ऑफ लोकसभा कौन इलेक्शन किया जाता है, कौन करता है? तो वह है आपका ऑल मेंबर ऑफ लोकसभा, यानी कि लोकसभा के सारे जो मेंबर होंगे वो क्या करेंगे? स्पीकर का चुनाव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट टेक ओथ ऑफ हिज ऑफिस, यानी कि इनमें से कौन से हैं जो ओथ ऑफ ऑफिस नहीं लेते हैं? तो ऑप्शन आपका दिया प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी में है वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी में है आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी में डी में आपका स्पीकर, ऑप्शन ई में है द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो कौन ऐसा ऑफिस है जिन्होंने ओथ नहीं लेते हैं? तो वो है आपका स्पीकर। स्पीकर क्या होते हैं? एज एमपी की ओथ लेते हैं, ठीक है, लेकिन स्पीकर की कोई ओथ नहीं होती है। प्रेसिडेंट की ओथ कौन करता है, करवाता है? तो वो आपका करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसके करते हैं प्रेसिडेंट। फिर वाइस प्रेसिडेंट कौन करवाएगा? तो ये वाइस प्रेसिडेंट की ओथ कौन एडमिनिस्टर करता है? तो प्रेसिडेंट करते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर की ओथ कौन एडमिनिस्टर करता है? तो वो भी प्रेसिडेंट करते हैं। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की ओथ कौन एडमिनिस्टर करेगा? तो ये भी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट करेंगे। लेकिन जब प्रेसिडेंट की एडमिनिस्टर करना हो तो कौन करेगा? जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट करेंगे, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अ सीट ऑफ एमपी कैन बी डिक्लेयर वैकेंट इफ ही absent himself फ्रॉम द हाउस फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड, यानी एक सीट को वैकेंट डिक्लेयर किया जा सकता है, किया जाता है, ये कर दिया जाएगा कि यदि वह आदमी कितने दिनों तक अब्सेंट रहा हो अपनी लोकसभा से, फ्रॉम द हाउस। तो ऑप्शन ए में कह रहा है 6 मंथ, अगर वो 6 महीने तक अब्सेंट रहते हैं बिना इन्फॉर्म किए। ऑप्शन बी में आपका 2 मंथ, ऑप्शन सी में आपका 3 मंथ, ऑप्शन डी दिया आपका 1 ईयर एंड ऑप्शन ई दिया है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन 1। तो अगर वो कोई बंदा यानी कोई एमपी है, अगर वो अपने हाउस से कितने दिनों तक रहता है अब्सेंट? 2 मंथ तक, अगर वो नहीं 2 मंथ तक अब्सेंट रहता है बिना इन्फॉर्मेशन के, इन्फॉर्मेशन होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन बिना इन्फॉर्म किए अगर 2 महीने वो क्या कर अब्सेंट रहेगा तो उसे उसकी सीट को क्या कर दिया जाएगा? वैकेंट डिक्लेयर किया जाए। 2 महीने मतलब 60 डेज। डायरेक्ट क्वेश्चन कभी आता है 60 डेज बहुत पूछता है, तो कितने दिनों तक अगर अब्सेंट रहे तो यानी 60 दिनों तक वो अब्सेंट रहेगा,
तो क्या होगा, उसको बोला जाए कि वो क्या है, वो उसकी सीट क्या डिक्लेयर करी जाएगी, वैकेंट घोषित कर दिया जाएगा और उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। कितनी, 60 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हु डज द स्पीकर ऑफ लोकसभा सबमिट इट्स रेजिग्नेशन, यानी कि जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है वो किसको रेजिग्नेशन सबमिट करता है अपना, ठीक है, किसको सबमिट करता है ऐसा पूछा गया। हु डज स्पीकर ऑफ लोकसभा सबमिट इट्स रेजिग्नेशन टू। ऑप्शन ए दिया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है द डिप्यूटी स्पीकर, ऑप्शन डी दिया है आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो स्पीकर है वो किसको सौंपेगा, वो डिप्यूटी स्पीकर को, यानी कि जो स्पीकर होगा वो किसको करेगा, डिप्यूटी स्पीकर को करेगा, और डिप्यूटी लोकसभा के जो स्पीकर है वो किसको करेगा, स्पीकर डिप्यूटी स्पीकर को करेंगे, यानी कि दोनों ही आपस में क्या कर सकते हैं रेजिग्नेशन, इसको ये दे देगा और इसका ये दे सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा होगा, रेजिग्नेशन, तो याद रखिएगा, यानी कि जो स्पीकर होगा वो किसको देगा, डिप्यूटी स्पीकर को संबोधित करेगा, और डिप्यूटी स्पीकर वो किसको देगा, स्पीकर को संबोधित। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। द स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन बी रिमूव्ड बाई, यानी जो लोकसभा का स्पीकर है वो क्या हटाया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। ऑप्शन ए दिया, अ रेजोल्यूशन ऑफ लोकसभा पास्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस। ऑप्शन बी की बात करें, यानी कि जो पहले ऑप्शन में क्या कह रहा है कि जो लोकसभा के जो लोग हाउस है उसमें अगर मेजॉरिटी ऑफ पीपल से, यानी लोग नंबर से ज़्यादा संख्या में मेजॉरिटी में अगर आपको रेजोल्यूशन पास कर देंगे तो उनको हटाया जा सकता है। ऑप्शन बी की बात करें तो कह रहे हैं 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस, यानी कि हाउस में अगर 2/3 बहुमत से कोई मेजॉरिटी से अगर रेजोल्यूशन पास कर दिया जाए तो हटाया जाएगा। ऑप्शन सी में कहा गया था ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कोई प्रेसिडेंट ऑर्डर दे दें, आदेश दे दें, आदेश पारित कर दें। तो ऑप्शन डी में कह रहा है सिंपल मेजॉरिटी, यानी साधारण बहुमत से पार्लियामेंट में हटाया जा सकता है। तो स्पीकर को हटाने के लिए कोई ऐसा बड़ा टास्क नहीं, क्योंकि अगर वो सिर्फ रेजोल्यूशन पास कर दिया जाएगा, यानी लोकसभा के जो मेंबर हैं और मेजॉरिटी में मिलके पास कर देंगे तो उसको हटाया जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और याद भी रखिएगा इलेक्शन भी कौन करता है, तो यही मेंबर ही इलेक्शन करते हैं लोकसभा के ही, तो लोकसभा के मेंबर ही क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। हु इज जनरली अपॉइंटेड एज द प्रोटेम स्पीकर, यानी कह रहे हैं कि जो प्रोटेम स्पीकर जनरली कौन अपॉइंट होता है। तो ऑप्शन एक दिया है, ऑप्शन ए में स्पीकर ऑफ द आउटगोइंग लोकसभा, यानी कि जो इस लोकसभा भंग हो गई यानी बाहर जा रही है, यानी वो चुनाव हार चुकी होगी उसका मेंबर। फिर दूसरा कह रहा है ऑप्शन बी में क्या कह रहा था, डिप्यूटी स्पीकर ऑफ द आउटगोइंग लोकसभा, यानी कि जो लोकसभा हार चुकी होगी यानी बाहर जा रही होगी उसका डिप्यूटी स्पीकर। ऑप्शन सी कह रहा है द वन ऑफ द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा, तो ये कह रहा है कि जो सीनियर मोस्ट मेंबर हो जो नई लोकसभा चुन के आई होगी उसका मेंबर। तो ऑप्शन डी दिया द लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी इन आउट गोइंग लोकसभा, यानी कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी जो बाहर जा रही होगी सत्ता से उसका जो लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि लीडर होगा वो। तो ये दोनों ही गलत है। तो पहला इसमें सही आंसर क्या है कि सीनियर मोस्ट मेंबर होगा जो न्यूली इलेक्टेड लोकसभा, जो नई विधानसभा जो नई लोकसभा आएगी उसके जो मेंबर होंगे सीनियर मोस्ट उनको ही बनाया जाता है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर सिर्फ इतना कौन अपॉइंट करता है, तो अपॉइंट करते हैं ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है। और प्रेसिडेंट ही इनकी क्या करते हैं, ओथ कौन कराता है, तो ओथ भी इन्हीं के कौन कराएगा, प्रेसिडेंट ही कराएंगे। ओथ कौन कराएगा, प्रेसिडेंट। इसके बाद प्रोटेम स्पीकर जो है किसके, एमपी की ओथ कराते हैं ये एमपी की, जितने भी एमपी होंगे उनके। एमपी के बाद क्या होगा, फिर इलेक्शन होगा किसी भी की परमानेंट मेंबर मतलब परमानेंट स्पीकर बनाने के लिए, ठीक है। सो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल को लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर टाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और देख पा रहे होंगे आजकल मौसम थोड़ा सा बदला हुआ 2 दिन से लग रहा है, तो लखनऊ का यहाँ बारिश ही चल रही है, तो आप लोग जरूर अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा, थोड़ा एसी वगैरह का अवॉइड करिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।